हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा, वो है प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। देखिए, कुल मिला के हेलोएल्केन्स में हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड प्रिपरेशन है। नंबर 1 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारे पास आता है फ्रॉम एल्केन एंड फ्रॉम एल्कीन। सेकंड वन इज फ्रॉम, यू कैन से, फ्रॉम अल्कोहल। थर्ड वन इज नोन एज हैलाइड एक्सचेंज, and the last one is known as from silver salt of fatty acid, एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम एक एक करके हर एक मेथड को डिस्कस करेंगे। पहला क्या है बेटा जी, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम एल्केन और एल्कीन लेके चलेंगे। सेकंड वन फ्रॉम अल्कोहल, थर्ड फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज एंड फोर्थ वन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ। तो शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन, और उसका फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, तो नोट कीजिए बेटा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, एल्केन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा वो है फ्रॉम एल्केन। अभी करना क्या बेटा जी, एल्केन से हेलोएल्केन बनाना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास तरीका है दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये आपने 11th में भी पढ़ा है, लेकिन मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास मीथेन है, और अगर मैं इसके अंदर क्लोरीन ऐड करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इट विल लीड टू द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोमीथेन प्लस HCl। ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये तो हमारी रिएक्शन है। एक बार इसका मैकेनिज्म देखिए क्या होता है। इसके मैकेनिज्म में बेटा जी 3 स्टेप होते हैं, एक एक करके समझाते हैं। पहले स्टेप को बोलते हैं हम इनिशिएशन, और यू कैन से चेन इनिशिएशन स्टेप। द फर्स्ट इज नोन एज चेन इनिशिएशन। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो Cl है बेटा जी, Cl ये सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज करता है। होपफुली आप लोग समझते हैं होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, और होमोलिटिक क्लीवेज से आपको पता है इट विल प्रोड्यूस क्लोरीन फ्री। ये आपका चेन इनिशिएशन स्टेप है, यानी कि एक तरीके से रिएक्शन की शुरुआत। अब क्या होता है इसी में बेटा जी, CH4 है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, CH4 इस तरीके से। तो जो Cl फ्री रेडिकल है बेटा वो इसके पास आता है और इसे कंपेल करता है होमोलिटिक क्लीवेज के लिए। तो उससे क्या होगा, एक फ्री रेडिकल यहां जनरेट होगा और एक यहां, तो H क्या करेगा, वो Cl के साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3 डॉट, यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल अलोंग विद X। ठीक है, तो इस रिएक्शन में पर्टिकुलरली ये हमारे पास हो गया। अगर हमें बढ़ानी है तो फिर उसको हम कहेंगे चेन प्रोपेगेशन। यहां हमें क्या करना है, रिएक्शन को यहां पे कंप्लीट करना है। तो इसके बाद क्या होता है बेटा जी, CH3 डॉट, ये जो दूसरा Cl फ्री रेडिकल है इसके साथ रिएक्शन करके बना लेगा CH। तो इनिशिएशन यहां से होता है, टर्मिनेशन यहां पे होता है। लेकिन अगर बीच में कई कार्बन हमें ऐड करने हो तो उसके लिए हम फिर नए स्टेप को यूज करेंगे, बीच में जो आगे हम लोग देखेंगे, चेन प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, Cl फ्री रेडिकल में टूट गया। Cl फ्री रेडिकल ने मीथेन को फ्री रेडिकल में तोड़ दिया, क्या बना, मिथाइल, और जो H फ्री रेडिकल बना था वो Cl के साथ गया और बन गया हमारा HCl। अब CH3 फ्री रेडिकल ने क्या किया, दूसरा Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके हमारा दैट इज CH3Cl का फॉर्मेशन। तो ये इस रिएक्शन का बेसिक हमारे पास मैकेनिज्म होता है। ये हो गया हमारा टर्मिनेशन स्टेप, यहां हमारी रिएक्शन कम। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अभी एक बार आगे देखिए बेटा इसी को। बट इस रिएक्शन में प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है बेटा,
कि मान लीजिए ये हमारे पास एक्सेस में है, एक्सेस का मतलब ज्यादा अमाउंट में है, तो क्या होगा, ये बन जाएगा पहले स्टेप में, लेकिन Cl2 तो अभी भी बचा हुआ है क्योंकि एक्सेस में लिया है, तो फिर ये Cl2 दोबारा रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, एक H और बाहर आ जाएगा, देन इट विल बिकम CH2Cl2 प्लस HCl। Cl2 अब भी बचा हुआ है तो एक बार और रिएक्शन होगी, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनेगा बेटा जी, CH प्लस HCl बन जाएगा। अगर अब भी Cl2 बचा है तो एक बार और रिएक्शन करवा दो, देन इट विल फॉर्म CCl4 प्लस HCl। अब फर्दर रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कोई H नहीं बचा आपके पास, ठीक है। तो अगर Cl2 एक्सेस में होता है तो फिर हमारे पास बेटा मिक्स्ड प्रोडक्ट आते हैं, देखिए ये भी मिलेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, चारों प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो यील्ड जो होगी हमारी, जो प्रोडक्ट होगा उसमें चारों की ही परसेंटेज मिलेगी, तो इसलिए ये मेथड लैब में बनाना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा जी, अगर हमें कंट्रोल्ड कोई मान लीजिए CH3Cl चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसको एक्सेस की बजाय, समझना है ध्यान से, इसे एक्सेस में कर, तो जब ये एक्सेस में होगा बेटा तो सारा क्लोरीन इसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो फिर यही प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और आगे की रिएक्शन आपकी नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना कि एग्जाम में Cl2 अगर एक्सेस में है तो चारों प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर CH4 एक्सेस में है तो सिर्फ यानी कि क्लोरोमीथेन ही आपका फॉर्म होगा। बहुत जरूरी चीज है याद रखना है कि विच रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो चलिए आगे चलते हैं, फर्दर क्लोरीनेशन के कुछ और रिएक्शन या हम लोग एग्जांपल स्टडी करते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास सेकंड कंपाउंड आ जाए CH3CH, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैकेनिज्म कौन सा होगा भैया? मैकेनिज्म विल बी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2Cl प्लस HCl, लेकिन कब, जब ये हमारा एक्सेस, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर Cl2 एक्सेस में हुआ तो क्या होगा, ये फर्दर हैलोजिनेशन कर लेगा, एक और क्लोरीन लग जाएगा, जो भी बनेगा फिर एक और, फिर एक और, फिर ऐसे ही हम लोग बढ़ते चले। जनरली जो आपसे पूछा जाता है वो एक ही Cl यानी कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl के हिसाब से आपका प्रोडक्ट पूछा जाता है, तो इनिशियली आपको ये करना है, अनलेस अंटिल यहां पर एक्सेस ना लिखा, और अगर एक्सेस लिखा है तो आप रिएक्शन को प्रोसीड करते जाइए जहां तक ये आपके प्रोडक्ट बने, ठीक है। आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहां हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम क्या है समझिए बेटा, कि जो क्लोरीन है वो किस कार्बन पे जाके लगेगी, ये देखिए ये तो है प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, और ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। तो अगर प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन्स, तो यहां कितने हो गए, सेकेंडरी, ये कौन से हो गए, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, और ये भी कौन से हो गए, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यहां सबसे पहले आप ये देखिए, हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन्स आर देयर, 6 प्राइमरी हाइड्रोजन्स, ठीक है जी। और सेकेंडरी कितने हो गए हमारे पास, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। अब सवाल उठता है कि हैलोजिनेशन कहां होता है। हैलोजिनेशन में याद कीजिए मैकेनिज्म कौन सा होता है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। तो याद ये रखना है कि वही फ्री रेडिकल जनरेट होगा जो स्टेबल होगा, और जो जनरेट होगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो 11th में आपने पढ़ा है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, टर्शरी की सबसे ज्यादा, सेकेंडरी और फाइनली प्राइमरी, बिल्कुल कार्बोकेटाइन जैसा इसका ट्रेंड होता है। आप इसे देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के टॉपिक। तो अब देखिए क्या हुआ, तो ये जो Cl है अगर यहां से H हटता है बेटा जी, ये मान लीजिए मेरा H हटता है,
तो यहां डॉट आएगा आपके पास, मैं इसको चलिए अलग से आपको दिखाता हूं। अगर ये वाला H हटेगा तो क्या बनेगा, CH डॉट और CH3। और अगर इन दोनों में से कोई एक हटाए तो क्या बनेगा, मान लीजिए ये हटा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कैसा फ्री रेडिकल है बेटा, दैट इज सेकेंडरी। और ये कैसा फ्री रेडिकल है, प्राइमरी। विच वन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी। विच वन इज लेस स्टेबल, प्राइमरी। तो ज्यादा कौन बनेगा, सेकेंडरी। याद रखिएगा बनेंगे दोनों, लेकिन ज्यादा कौन बनेगा, सेकेंडरी। तो यहां आपके दो प्रोडक्ट आ सकते हैं बेटा, समझिएगा। एक तो बन जाएगा CH3 CH, यहां Cl लगेगा CH3, और दूसरा क्या बनेगा, यहां Cl लगेगा, ठीक है। देख पा रहे हैं ना इस चीज को आप, तो क्या बनेगा CH2 Cl CH2 और CH3। ये दो प्रोडक्ट हमारे पास। बट मेजर कौन होगा, जो स्टेबल फ्री रेडिकल से बना है वो मेजर होता है, और जो लेस स्टेबल से बनता है वो माइनर होता है। तो इस हिसाब से क्या हो गया बेटा जी, ये हो गया हमारा मेजर और ये हुआ हमारा माइनर। लेकिन जब इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं बेटा, ये आता है 55% और ये आता है 47%। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, भले ये मेजर है और ये माइनर है, पर परसेंटेज में ज्यादा फर्क नहीं है, क्वाइट क्लोज 45-55, ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो समझना कि ये क्या लॉजिक है कि भाई ये माइनर है, ये कम बनना चाहिए, लेकिन कम भी कितना, सिर्फ 45 ही बन रहा है, जो कि 55 के नजदीक है। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों का अमाउंट ठीक है, मेजर है, लेकिन इक्विवेलेंट है, बराबर है, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जिससे पहले ये समझ में आ गया, ये 55 और ये 45। नेक्स्ट देखिए आप एक बार, अगर मान लीजिए बेटा मुझे ये क्वेश्चन मिल जाए, अब हैलोजिनेशन करना है, मैकेनिज्म बार बार बोलता रहूंगा, आपको ध्यान रखना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो बताइए क्या होगा, पहले तो कार्बन पिक कर लीजिए, ये कैसा कार्बन है, ये प्राइमरी है, ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी है, ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी है, ये कैसा कार्बन है, सेकेंडरी है, और ये कैसा है बेटा जी, टर्शियरी। तो प्राइमरी से हाइड्रोजन जाएगा तो प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी से जाएगा तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और टर्शियरी से जाएगा तो टर्शियरी फ्री रेडिकल। तो बताइए विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, टर्शियरी। तो इस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3 CH3, दैट इज Cl CH2 और CH3, ठीक है। जहां तक बात है एक अच्छे टीचर की बेटा, वो हमें यहां तक की चीजें बताएगा, वो मैंने भी आपको बता दी, तो आप समझ गए मैं कैसा टीचर हूं। लेकिन अगर आपको सही में ऑर्गेनिक पढ़नी है तो आपको समझना है कि ये चीजें गलत है। ये वो चीजें जो हमें बुक में दिखा दी जाती हैं, या नॉर्मली क्लासेस में हम इन चीजों को डील करते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं बहुत जोर देके, ये प्रोडक्ट गलत है, जबकि आपको हर बुक में ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका रीजन क्या है, इसका वजह क्या है, इसकी वजह होती है बेटा सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी रेशियो। यहां चीजें आपकी बदल जाती है, सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी रेशियो। तो पहले तो इसका प्रोडक्ट समझिए क्या होता है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा, वो बनेगा, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, CH3H। नोट करते जाइएगा, चीजें एक एक करके क्लियर होती चली जाएंगी। जब हमने इसका प्रोडक्ट बनाया बेटा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बना। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों, ये तो प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो एक मिनट के लिए समझिए बेटा, बात बिल्कुल सही है कि बनना किसको चाहिए ज्यादा, टर्शियरी को, पर बना कौन, प्राइमरी। अब दूसरी नजर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस Cl को यहां आना है, इस हाइड्रोजन को निकाल के यहां लगना। हाइड्रोजन कितने हैं, एक, यानी Cl के पास एक ही ऑप्शन है, यही हाइड्रोजन जाएगा और यहां Cl लगेगा। लेकिन प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, तीन और तीन, 9 हाइड्रोजन। यानी Cl चाहता नहीं है प्राइमरी के पास जाना, लेकिन उसके पास प्राइमरी के 9 ऑप्शंस है। सोच के देखिए आप, चाहता वो टर्शियरी पे जाना है, लेकिन अबेंडेंस किसकी है, प्राइमरी की है। तो वो क्या करता है, टर्शियरी को मेजर बनाने की बजाय प्राइमरी को मेजर बना देता है। मैं समझ पा रहा हूं आप श्योर नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज आप पहली बार, पर मैं आपको एंड तक एक एक चीज क्लियर कर दूंगा कि ये चीज होती कैसे है और कैसे हमारा ये प्राइमरी स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस
चीज को समझने के लिए बेटा हम लोगों को 11th के थोड़े बैकग्राउंड पे जाना पड़ता है। मैं आपको एक बार समझाता हूं कि ये जो सारा सिस्टम है कि भाई इन दोनों में इतना कम डिफरेंस क्यों। इस कम डिफरेंस का मतलब समझिए कि ये हमारी उम्मीद से ज्यादा बन रहा है, जबकि हमें तो क्या लगता था सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी ज्यादा बनना चाहिए, बन रहा है, लेकिन ये भी कम नहीं है। और यहां क्या हुआ, यहां हम टर्शियरी की उम्मीद लगाए बैठे थे मेजर होगा, पर निकला कौन, प्राइमरी। ये वो चीजें हैं जो आपको एक्चुअल में ऑर्गेनिक में समझनी होती है। ठीक है, तो चलिए ये कैसे डील होता है बेटा वो समझाता हूं, कैसे इस तरीके के क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड क्लीन कर दूंगा, उसके बाद फिर आप उसको कंपैरेटिवली अपना स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्या है सिस्टम, व्हाट इज सेलेक्टिविटी रेशियो और ये कैसे एप्लीकेबल होती है। देखिए बेटा हमारे पास ना 4 तरीके के हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसमें से विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। बेटा ध्यान से सुनिए, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मोस्ट रिएक्टिव। और आपको एक बात बता दूं बेटा, जो मोस्ट रिएक्टिव होता है ना वो लिस्ट सेलेक्टिव होता है। मोस्ट रिएक्टिव से मतलब समझते हैं, उतावलापन, जो मिल जाए बस फटाक से ले लो। जो रिएक्टिव होगा वो सेलेक्टिव कम होगा, वो सोच के फैसले नहीं करेगा। कहते हैं ना कुछ लोग ओवर एक्साइटेड होते हैं, जो चीज हो जाए ले भाई, जो पहला दिखा वही दे दे। कुछ लोग वो एक तरीके से पेशेंस से काम करते हैं, मूव करते रहेंगे जब तक कि बढ़िया डिसीजन ना आ जाए। तो जो लोग मोस्ट रिएक्टिव होते हैं ना बेटा, इंस्टेंट फैसला करने वाले, वो सेलेक्टिव नहीं होते, उनके फैसले गलत होते हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव को हम कहते हैं लिस्ट सेलेक्टिव। समझ रहे इस बात को, वो लिस्ट सेलेक्टिव होते हैं, वो वेट नहीं करते हैं, उनको फटाक से आंसर चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा नहीं कि सर मेरा क्वेश्चन, अरे भैया कंसेप्ट तो समझो। ऐसा थोड़ी है कि आप 20 मिनट का लेक्चर अटेंड करो, आप जेईई क्वेश्चन निकालना शुरू करो, ऐसा होता है क्या कभी? आप मोस्ट रिएक्टिव, लिस्ट सेलेक्टिव है। पहले पूरे कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ो, जो भी वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं उनको प्रॉपर अच्छे से देखोगे, 2-3 बार देखो आप लोग, उसके बाद फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आपके रिजल्ट में या क्वेश्चन की करेक्शन में जमीन आसमान का फर्क आ जाए। ऐसा नहीं होता कि भाई एक वीडियो पढ़ा चलो जिसके क्वेश्चन, दूसरा वीडियो पढ़ा चल, नहीं, उसको कंसेप्ट को आने दो ना पहले। आप मोस्ट रिएक्टिव की तरह डील कर रहे हैं, इसलिए आप लिस्ट सेलेक्टिव। अगर हम आगे चले बेटा, फ्लोरीन से आगे चले, क्लोरीन, ये थोड़ा कम रिएक्टिव है, और ये और कम है, और ये बहुत कम है। तो ये दोनों तो इतने लेस रिएक्टिव हैं कि ये मोस्ट सेलेक्टिव होते हैं। ये रुकते हैं, इंतजार करते हैं कि भाई सही समय पे फैसला करेंगे, हम जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे, बेस्ट ऑप्शन आने दो हमारे पास। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, टर्शियरी का, सेकेंडरी का और प्राइमरी। तो ये दोनों जब भी आपको रिएक्टेंट में मिले तो आपका ये ट्रेंड हमेशा सही रहेगा, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। जब जब फ्लोरीन मिलेगा वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, उसको पता ही नहीं करना क्या क्या नहीं करना है। उसको तो जैसे ही कोई ग्रुप दिखाओ जो सबसे आसान होगा जहां अटैक करना, उसी पे अटैक कर देगा। ये नहीं सोचेगा कि आगे चल के इसका क्या रिजल्ट है। मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है क्लोरीन में, ये बेचारा बीच की कैटेगरी में फंस गया, ना तो मोस्ट रिएक्टिव है ना लेस रिएक्टिव है। तो ये क्या करता है बेटा, ये थोड़ा तो रिएक्टिविटी के आधार पे फैसले करता है, रिएक्टिव होने पे, और थोड़ा सेलेक्टिव नेचर से होता है। यानी कि ये 2 तरीके से बिहेव करेगा, रिएक्टिव भी और सेलेक्टिव भी। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन कहीं ना कहीं क्या करेगा, जो सबसे पहले सामने आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं बात करता हूं CH3, CH2, CH3, मान लीजिए इसकी फ्लोरीन से रिएक्शन है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अब फ्लोरीन क्या करेगा, देखिए एक्चुअल में कंपाउंड पता है कैसा होता है, ये ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। ये देखिए ये बीच वाला कार्बन, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। फ्लोरीन आया, मोस्ट रिएक्टिव है। अब यहां तक जाने में ना फ्लोरीन को टाइम लगेगा, इन दोनों को पेनिट्रेट करके, इनकी भीड़ भाड़ से बच के, स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, तब वो यहां जाएगा। लेकिन फ्लोरीन क्या है, क्या देखिए फ्लोरीन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव लिस्ट। वो कहता है छोड़ो ना यार, कौन चक्कर में पड़ेगा, इसको हटाओ और इसकी जगह लग जाओ, दैट्स।
तो फ्लोरीन क्या करता है, लेस हिंडर्ड साइट पर अटैक करता है, साइट पर अटैक करता है, जो कि जनरली हमारे पास प्राइमरी होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के ट्रेंड को फॉलो करता है, जबकि एक्चुअल ट्रेंड क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी किसका, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। ब्रोमीन और आयोडीन, इनके बारे में कोई डाउट नहीं है, ये हमेशा इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। प्रॉब्लम आती है क्लोरीन के केस में। अब क्लोरीन का कुछ बिहेवियर फ्लोरीन जैसा है, कुछ बिहेवियर ब्रोमीन और आयोडीन। पहले बताइए, बिहेवियर समझ गए आप, क्लियर है। ओवर एक्साइटेड कौन है, फ्लोरीन, वो कुछ नहीं देखेगा, प्राइमरी सबसे पहले आया तो प्राइमरी में, क्योंकि देखिए सेकेंडरी और टर्शरी ना अंदर डीप सीटेड होते हैं उनके। देखिए सेकेंडरी क्या होता है, जो 3 से कवर हो, सेकेंडरी जो 2 से हो, टर्शरी 3 से हो, तो क्या होगा, उस तक पहुंचने के लिए वो तीनों को क्रॉस करना पड़ेगा ना। फ्लोरीन के पास टाइम नहीं, वो कहता है कौन चक्कर में पड़े, प्राइमरी से रिएक्ट करो, बात खत्म। ये पेशेंस रखते हैं बेटा, ये कहते हैं नहीं भाई हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम पढ़े रहेंगे जब तक कि हमें अप्रोप्रिएट पोजीशन ना मिल जाए। और वो कौन सी होती है, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। अब प्रॉब्लम सिर्फ अगर कहीं आती है तो वो आती है क्लोरीन के क्वेश्चंस में, क्लोरीन के केस में, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लोरीन के केस में आपको डिसीजंस कैसे लेने हैं। चलिए ये बात आ गई समझ में। अब देखते हैं क्लोरीन का इश्यू क्या रहता है। देखिए यहां पे हमें एक सिलेक्टिविटी रेशियो याद करनी है, सिलेक्टिविटी रेशियो। पहली बात तो अब ये समझ आइए कि जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सिर्फ किससे रिलेटेड आएगी, क्लोरीन से रिलेटेड। प्राइमरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी क्लोरीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, टर्शरी सॉरी आयोडीन और ब्रोमीन में कोई इश्यू नहीं, क्लोरीन क्लोरीन में इश्यू है। अब क्लोरीन की जो सिलेक्टिविटी रेशियो होती है वो समझिए बेटा, टर्शरी के लिए, सेकेंडरी के लिए और प्राइमरी के लिए ये होती है 5:3:8, ये फिक्स। और ये है क्या वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये हमारी रेशियो होती है। तो अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। जो मैंने क्वेश्चन लिया था प्रोपेन वाला क्वेश्चन, जिसमें 55 और 45 बने थे, आ रहे ध्यान, ये हो गया। अब सबसे पहला काम क्या है, आपको इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन्स काउंट करना। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी हाइड्रोजन्स की तो 2 है बेटा जी, और प्राइमरी हाइड्रोजन 3 यहां है और 3 यहां है। तो टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हो गए, दैट इज 6। सेकेंडरी कितने हो गए, दैट इज 2, ठीक है। अब इन हाइड्रोजन से निकलती है प्रोपोर्शनलिटी की रेशियो, या रेशियो आप कह सकते हैं प्रोपोर्शनल रेशियो या प्रोपोर्शन। कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए समझिएगा। सेकेंडरी कितने हैं पहले ये देखिए, सेकेंडरी है हमारे पास 2 और 2 की रेशियो कितनी है, सिलेक्टिविटी रेशियो 3:8, तो कितना बन गया हमारे पास 7.6। अगर हम बात करें ये किसके लिए है, सेकेंडरी के लिए। प्राइमरी का प्रोपोर्शन देखें तो अब प्राइमरी का है कितना 1 और प्राइमरी कितने हैं, दैट इज 6, तो ये आ गया हमारे पास 6। ऐसे करना है, ठीक है। सेकेंडरी 2 है, उनकी रेशियो से मल्टीप्लाई करो 7.6, प्राइमरी 6 है तो क्या करो 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से क्यों किया, क्योंकि इसकी सिलेक्टिविटी रेशियो 1 है तो 6 आ गया। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी कैसे निकालते बेटा, सेकेंडरी का जो प्रोपोर्शन आया डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 13.6 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जब आप सोल्व करेंगे अप्रोक्स आपकी वैल्यू 55% है, अप्रोक्स 55%। अगर यहां से हम बात करें ऑफ प्राइमरी, तो अब यहां ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अप्रोक्स वैल्यू आपकी 45% आएगी। अब समझ में आया कि जो रेशियो थी, मेजर तो अब भी यही है लेकिन परसेंटेज में डिफरेंस कम है। तो ये जो होता है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी रेशियो। दोबारा बता रहा हूं, ओनली किस पे एप्लीकेबल है, क्लोरीन पे। कहते सर बाकियों पे क्यों नहीं है, बता दो, ब्रोमीन पे भी लगा सकते हैं, पर ब्रोमीन का सिलेक्टिविटी रेशियो पता क्या होगा, देखिए टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्शरी के लिए 1600, सेकेंडरी के लिए 80 और प्राइमरी के लिए 1। देखिए इतना लार्ज डिफरेंस है,
तो इनमें ज्यादा डिफरेंस या कंपैरिजन होता ही नहीं है। आप ट्राई करके देख लो, ब्रोमीन के केस में ये लगा के देख लो आप, ब्रोमीन से आपका हमेशा ही ज्यादा आएगा, क्योंकि ये जो रेशियो ये बहुत ज्यादा होगी ना, ये कंपेरेबल नहीं है, यहां तो थोड़ी कंपेरेबल, तो रिजल्ट में वेरिएशन आता है। ब्रोमीन की रेशियो ये होती है, चाहे तो आप इसको नोट कर ले, एक बार इसे ट्राई करके देख, तो आपका हमेशा जो मेजर नॉर्मल रूटीन में बन रहा है ना वही हमेशा बनेगा। ठीक है, तो पता चला 55 और 45 का क्या लॉजिक है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं, इसी में सिलेक्टिविटी रेशियो को ध्यान में रखिए। अब मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन ले, चलो वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो हम लोगों ने लिया था, दैट इज CH3C CH3H CH2 और सबसे पहले देखिए क्लोरीन है, यानी कि सिलेक्टिविटी रेशियो का रूल यहां पर लग जाए। तो अब सबसे पहला काम है जी अपने हाइड्रोजन्स पिक कर लीजिए, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, तो हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन्स आर देयर? 9। सेकेंडरी कितने हैं? ये सेकेंडरी है तो 2, और टर्शरी कितने? तो देखिए अब टर्शरी क्या हो गया हमारे पास, टर्शरी हाइड्रोजन्स 1, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स 2 और प्राइमरी हाइड्रोजन्स हो गए 9। ये बात आगे समझ में, यहां तक का कैलकुलेट करना आ गया, सिर्फ गिनने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब नेक्स्ट थिंग बेटा जी, इनका प्रोपोर्शन निकालना है। किसके बिहाफ पे? प्रोपोर्शन ऑफ टर्शरी, प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंडरी और प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या करना होता है, जितने हाइड्रोजन हो उसे रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया जी? 5। ठीक है, टर्शरी के केस में। सेकेंडरी के केस में क्या हो जाएगा बेटा? 3 into 8 into 2 दैट इज 7.6 आ जाएगा आपके पास। और प्राइमरी के केस में क्या आ जाएगा? 1 into 9 दैट इज 9। तो ये आ गया तीनों का प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इनकी परसेंटेज निकालते हैं फॉर्मेशन की। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं टर्शरी पे लगने के चांस, टर्शरी क्या है टोटल, टर्शरी कितना है? 5, टोटल को ऐड कर लो, कितना बच जाएगा आपके पास? ये 12 और 9 21, 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, आपका परसेंटेज आ गया। सेकेंडरी के केस में क्या करोगे? सेकेंडरी की रेशियो लिखो, डिवाइडेड बाय दिस वन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगी आपके पास। टर्शरी के केस में टर्शरी की रेशियो लिखो, डिवाइडेड बाय 21.6 और मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगी आपके पास। तो जब हम इन रेशियो को कैलकुलेट करते हैं बेटा, अप्रोक्स जो वैल्यू हमारे पास आई है, मैंने एक बार नोट डाउन कर दी है, ये आ रही है यहाँ पे 42% के करीब, तकरीबन 41-42 के करीब। ये वैल्यू आ रही है 35% और ये वैल्यू आ रही है 23%। तो अब देखिए सॉरी प्राइमरी है यहाँ पर, ये टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो प्राइमरी के बनने के चांस सबसे ज्यादा है। क्या आई है बात समझ में? तो सिर्फ कंपाउंड देख के, सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के हिसाब से ही जवाब नहीं देना है बेटा जी। एंट्रेंस एग्जाम इतना सिंपल भी नहीं होता है, घुमा देते हैं, वो थोड़ा सा लॉजिक लगा देते हैं क्वेश्चंस में, और हम ये सिलेक्टिविटी रेशियो पे ध्यान ही नहीं देते। फिर बता रहा हूं, सिर्फ किसके लिए? क्लोरीन के लिए। ब्रोमीन आयोडीन सिंपल चलाओ, फ्लोरीन उल्टा है, फ्लोरीन की रिएक्शन भी नहीं देंगे, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो क्लोरीन का ही चांस बनता है बेटा। तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि प्राइमरी ज्यादा बनेगा। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? कैसे कैलकुलेट हुई? सबसे पहले हाइड्रोजन कर लो, टर्शरी कितने, सेकेंडरी कितने, प्राइमरी कितने, फिर जितने हैं उन्हें उनकी सिलेक्टिव रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोपोर्शन आ गया उनका, और फिर उनकी परसेंटेज। जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा वो मेजर, जिसकी सबसे कम वो लिस्ट मेजर, और यू कैन से माइनर, एक्सट्रीम माइनर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब अभी भी इस क्वेश्चन में एक लॉजिक बचा हुआ है, देखिए। तो अब देखिए आगे कैसे हम इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे। अब ये तो पता चल गया कि प्राइमरी क्या है मेरे पास, प्राइमरी 42% है, तो ये मेरा मेजर होगा। जनरली हम इसको कैसे करते हैं बेटा जी स्टूडेंट्स, टर्शरी दिखा और ये प्रोडक्ट बना दिया, कहता सर ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, ये गलत है बेटा। गलत का मतलब ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, मेजर नहीं होगा ना, मेजर की बात हो रही है ना, तो मेजर कौन होता है, वो ज्यादा जरूरी है। तो मेजर होगा प्राइमरी। अभी प्राइमरी में क्या क्या चांस है, या तो यहां लग जाए Cl, ये यहां लग जाए Cl, ये यहां लग जाए Cl, तीनों ही प्राइमरी है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि कहां लगेगा Cl।
तो देखिए एक बार यहां और यहां अगर Cl लगता है बेटा तो ये तो एक ही बात है, क्योंकि बाकी का ग्रुप सेम। इस मिथाइल के साथ में कार्बन है और उसके ऊपर फिर मिथाइल है, इस मिथाइल के साथ में कार्बन है और उसके ऊपर मिथाइल है, ये दोनों तो बिल्कुल सिमिलर है। तो अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो मैं यहां लगा दूं, इस वाले पे लगा दिया बेटा, लेकिन ये इन दोनों से अलग नेचर का है थोड़ा सा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं यहां लगा दूं कुछ ऐसा। अब सवाल है इन दोनों में से कौन मेजर होगा। तो यहां अब आपके पास आ जाएगा नॉर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। क्या करना है बेटा जी, सबसे आसान तरीका बताता हूं, इसे तोड़ लीजिए यहां से, ये बन गया आपका फ्री रेडिकल, इसे तोड़ लीजिए यहां से, ये बन गया आपका फ्री रेडिकल। पहले तो देखिए कैसे फ्री रेडिकल है, दोनों ही प्राइमरी है। अब प्राइमरी में भी कैसे स्टेबल होते हैं वो देखिए। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए दो रूल चलते हैं बेटा, वन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड इंडक्टिव। जनरली बच्चे इंडक्टिव लगाते हैं, बट मैं आपको राय दूंगा कि आप हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जाइए, फुल प्रूफ, ठीक है। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हमें ये करना है बेटा जी, इसको ब्लॉक में डाल लें। अब इसके जो साथ वाले एडजेसेंट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं, वो होते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन, और यू कैन से अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इसके लिए ये ग्रुप अल्फा हो जाएगा, ये हमारा मेन ग्रुप है, तो कितने हाइड्रोजन है, एक, तो देयर इज वन अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं इस ग्रुप की बेटा, तो देयर आर टू अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, उतना फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो although both are primary, but out of these two, due to hyperconjugation, this primary is more stable in comparison to this one. So your product must be halogenation on this. जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा, फिर बता रहा हूं, धीरे धीरे चीजों को सीखिए। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा, ये मेजर कंसीडर होगा। आगे ये बात समझ में, बनेगा ये भी बट ये मेजर होगा, और टर्शरी वाला तो परसेंटेज ही कम हो गया था। तो आज के बाद क्लोरीन की अगर हेलोजिनेशन आए तो सीधा सीधा तुक्का नहीं मारना भैया, आपको सोच लेना है, सिलेक्टिविटी रेशियो को डिस्कस कर लेना है। ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी रेशियो मैंने दी है, पर मैं चाहता हूं कि आप इस पे ध्यान ना दें, क्योंकि इसकी वजह से, इस रेशियो की वजह से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि क्लोरीन की रेशियो कंपेरेबल है, उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए, अगर हेलोजिनेशन में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको सिलेक्टिविटी रेशियो का ध्यान देना, ठीक है जी। चलिए बेटा, तो ये था एक तरीके से हमारे पास क्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने आपको सिलेक्टिविटी रेशियो के बारे में बताया, हाइपर कॉन्जुगेशन का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ये सारे 11th के टॉपिक है बेटा, हम लोग 11th के जब लेक्चर्स आपको डालेंगे तो इन टॉपिक्स को और ब्रॉडली एक्सप्रेस करेंगे। तो प्लीज आप जब भी 11th के टॉपिक्स आने शुरू हो जाए टाइम के प्रोसेस के हिसाब से, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से देखें। सारी फंडामेंटल जो ऑर्गेनिक होती है बेटा वो 11th में ही होती है, आप लोग ये चीज जानते हैं। चलिए जी, तो क्लोरीन का हो गया। अब इसी में एल्केन में ही सेकंड होता है बेटा ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बनेगा, जैसे जैसे क्लोरीनेशन हुआ था ना वैसे वैसे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, सिंपल रूल के हिसाब से। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और यहां पर कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी रेशियो में आपको बता चुका हूं। तो यहां तो आपने नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये दे दिया आपको क्वेश्चन, और अब मान लीजिए यहां से दो क्वेश्चन जनरेट कर लेते हैं। चलिए, एक तो डाल दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक डाल दिया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जिसने फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया ना बेटा, उसके लिए दोनों एक ही सवाल है और दोनों का जवाब भी एक होगा कि सर यहां लगेगा ब्रोमीन। अब आपको ध्यान देना है, ब्रोमीन के केस में तो सिंपल रूल आप चलाइए वही टर्शरी वाला, तो योर प्रोडक्ट विल बी दिस वन। लेकिन
क्लोरीन के केस में ड्यू टू सेलेक्टिविटी रेशियो आपका प्रोडक्ट बदलने वाला है। यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है बेटा, कि जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। तो ये वो चीज है जो जनरली आपको नहीं बताई जाएगी, या जनरली बुक्स में आपको ये चीजें नहीं समझाई जाएंगी। अच्छे लेवल की बुक्स में मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। मैं फंडामेंटल बुक्स जो तकरीबन हिंदुस्तान जिन बुक्स को पढ़ता हूं वहां पे ये चीजें डिस्कस नहीं होती। तो ब्रोमिनेशन भी क्लोरिनेशन की तरह ही चलेगा, बस याद रखना क्लोरिनेशन में हमें सेलेक्टिविटी रेशियो का रूल लगाना है। तो क्लोरिनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। चलिए जी आयोडोनेशन की बात कर लेते हैं। आयोडोनेशन, आयोडोनेशन क्या है? एडिशन ऑफ आयोडीन, दैट इज आयोडोनेशन। आयोडोनेशन, ठीक है। अभी यहां क्या होगा बेटा? फिर वही सनलाइट। नॉर्मल केस में क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए, बट यहां एक और प्रॉब्लम आ गई। ये जो कंपाउंड आपका बन रहा है, ये कंपाउंड, ये बड़ा खतरनाक। अगर आप यहां क्लोरीन डालते हैं ना तो क्या बनता? CH3Cl HCl। ब्रोमीन डालते हैं तो CH3Br HBr। आयोडीन डाला तो CH3I HI। पर ये HI जो है ना बेटा, ये प्रॉब्लमेटिक है। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब कहते सर तो हमें क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है ना, हर चीज का फर्क पड़ता है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉब्लम क्या है? ये वापस इसे रिड्यूस करके यहां ले जाएगा, वापस ले जाएगा उधर। यानी कि हमारी रिएक्शन एक तरीके से क्या होगी? रिवर्सिबल होगी। तो जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, या रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। या आप इसको समझ सकते हैं कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग हेलोजन एसिड है। और स्ट्रॉन्ग, अब हेलोजन एसिड देख लीजिए बेटा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। अब इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? हाइड्रोआयोडिक एसिड। रीजन बेटा जी, इनकंपेरेबल साइज होता है, इतना बड़ा आयोडीन, इतना छोटा सा हाइड्रोजन। तो क्या होगा? ये बड़ी जल्दी H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। तो क्या हो जाएगा? अगर ये टूट गया तो रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन हमारी इतनी फुल प्रूफ नहीं होती है, और ऑर्गेनिक कभी हार नहीं मानती है। तो सवाल उठता है कि सर फिर क्या करें? अब हमारे पास क्या ऑप्शन है वो समझिए। एक तो ये ऑप्शन है बेटा कि ये जो बन रहा है ना, याद कीजिए प्रिंसिपल आता था 11th में, ली चैटलर प्रिंसिपल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद होगा ली चैटलर प्रिंसिपल। वो क्या कहते थे? इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, यानी रिएक्शन बढ़ ही नहीं रही, इक्विलिब्रियम आ गया, तो हम अगर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को डिस्टर्ब करेंगे तो रिएक्शन उसी तरफ जाएगी ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन हो जाए। मैं समझाता हूं। मान लीजिए इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया, प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा है, तो हम क्या करें? हम इस HI को बाहर निकालना शुरू कर दें। अगर ये HI बाहर निकल जाएगा तो इसका अमाउंट कम हो गया। ली चैटलर क्या कहेगा? भाई इसको बनाओ। अब ये बनेगा कैसे? जब रिएक्शन फॉरवर्ड में होगी। समझ पा रहे हैं? तो बाय रिमूविंग द HI वी कैन इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ आवर प्रोडक्ट, क्योंकि ये है ना हमारा प्रोडक्ट। तो क्या कहेंगे हम लोग यहां? बाय रिमूविंग HI वी कैन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ आवर प्रोडक्ट। अब कहते हैं सर इसको निकालें कैसे? अब ऐसा तो है नहीं कि चलती रिएक्शन में इसे बाहर निकाल देंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है बेटा। इसका काउंटर जो करे ना इसको, यानी कि इसका जो एक तरीके से इसका ओपोनेंट ले आओ आप मार्केट में, इसका विरोधी ले आओ जो इसको परेशान कर दे। और वो कौन हो सकता है? वो डिपेंड करता है कि ये कौन है। अब ये कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको टक्कर कौन देगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दो एसिड में आपको बता रहा हूं बेटा जी, कंसंट्रेटेड HNO3 और HiO3, ये दोनों होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ पा रहे ना बात को? तो अगर आप रिएक्शन में ये भी डाल दें
तो ये क्या करेंगे बेटा जी, इस HI को ऑक्सीडाइज कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे वो बताता हूं। देखिए भाई, HiO3 ने रिएक्ट किया, सॉरी HI से, इट विल कन्वर्ट इट इनटू I2 प्लस साथ में क्या होगा, H2। एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं बेटा। 3I2 3H2 5H2 5 6 6 6 7, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। और देखिए अब I2 अगर बढ़ रहा है, सोच के देखिए, तो I2 तो ये है ना आपके पास, लीचेटलेस आप क्या कहेंगे, I2 बढ़ रहा है, इसको घटाओ, डिक्रीज करो। डिक्रीज कैसे होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, और फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है भैया। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को काउंटर करना है तो क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके की रिएक्शन ये HiO3 आपका शो है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको बताया है, अब एक बार हम इसका बुकिश मेथड भी स्टडी कर, ठीक है, कि बुक में इस रिएक्शन को कैसे दिया गया है। तो पहले तो आप ये नोट कर लीजिए बेटा, तो यहां अगर एरो पे कंसंट्रेटेड HNO3 HiO3 आ जाएगा तो फिर ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर कोई इश्यू नहीं आएगा इसको, ठीक है। तो यहां तक का नोट कीजिए। फिर एक अल्टरनेट तरीका बताता हूं CH3 I बनाने का। हो गया नोट डाउन, चलिए शाबाश। तो चलिए बेटा देखिए एक बार, अब इसका अल्टरनेट तरीका, एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग की हेल्प से हो गया ड्यू टू ली-चैटलर प्रिंसिपल। अब ऑर्गेनिक में क्या है बेटा, एक चीज को करने के ना कई रास्ते होते हैं, तो मैं दूसरा ऑप्शन आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले समझिए कि ये रिएक्शन तो हो रही है, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम है जी HI में क्या प्रॉब्लम है, कहता है जी HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिकम्पोज हो रहा है और बैकवर्ड ला रहा है रिएक्शन को, उससे क्या हो रहा है, रिएक्शन नहीं कंप्लीट हो रही। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई HI, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ बहुत बढ़िया है, HI प्रॉब्लम है। तो कोई ऐसा अल्टरनेट मेथड ढूंढ लेना भैया जिसमें HI बने ही ना और हमारा प्रोडक्ट बन जाए। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से भी हम ऑर्गेनिक में रिएक्शन कर सकते हैं बेटा। अब वो कैसे होगा वो समझिए, कि हम ऐसा रास्ता ढूंढेंगे कि HI बने ही ना। तो मान लीजिए आपने मीथेन का क्लोरीनेशन तो समझा ही है, अभी बड़ा सिंपल सा रिएक्शन था, क्या बना था बेटा जी, CH3Cl प्लस X। तो हम क्या करते हैं, पहले ये बना लेते हैं, और अब ये जो CH3Cl है बेटा, इसमें हम डालेंगे NaI, सोडियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड एसीटोन, जिसका फॉर्मूला है CH3COCH3। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होगा बेटा, सोडियम क्या करेगा, Cl से इंटरेक्ट करके NaCl बन के बाहर, और क्या आ गया हमारे पास CH3I प्लस NaCl। अब देखो यहां क्या ये जो प्रॉब्लम हमारी थी, क्या वो यहां है ही नहीं, तो प्रोडक्ट बनने में कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके की रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा जी हैलाइड एक्सचेंज, जहां हमने हैलोजेंस को चेंज कर दिया है, ठीक है, हैलाइड एक्सचेंज। और ये नेम रिएक्शन है बेटा, एंड द नेम इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। नोट कर लीजिए, नेम रिएक्शन के लिए अलग से कॉपी भी बनाना, क्योंकि आजकल एंट्रेंस एग्जाम में ये मान के चलिए कि 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो कम से कम नेम रिएक्शन के आते हैं। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन, और यू कैन से हैलाइड एक्सचेंज। CH3I बनाने के मैंने 2 तरीके बताए, एक इसको आप ऑक्सीडाइज कर दो, और एक ऐसा ऑप्शन चूज करो कि ये बने, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारा आयोडीनेशन। अब आखिरी हमारे पास बच गया फ्लोरिनेशन, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। हो गया ना नोट डाउन, कर लो एक बार, नोट डाउन कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्लोरिनेशन। क्या किया जाए बेटा, अब नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करेंगे, CH3F प्लस H, मगर ये नहीं बनेगा, ये खास बात है यार।
सवाल उठता है कि सर क्यों नहीं बनेगा, जब आपका मन करता है बना देते हैं, जब मन करता है नहीं बनाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? यही तो याद कर रहे हैं ना, इसी के लिए तो मेहनत होती है। इस मेहनत के बाद ही तो फिर जेईई और नीट क्लियर होता है। अगर सिंपल ही रट्टा मारना होगा बेटा तो फिर एक इंटेलिजेंट बच्चे में और एक सिर्फ मेमोराइज करने वाले बच्चे में फर्क क्या रहेगा? क्यों कहते हैं ऑर्गेनिक मुश्किल है? क्योंकि लोग ऑर्गेनिक की रिएक्शन रट के जाते हैं, कंसेप्ट तो समझते नहीं है। अगर रिएक्शन रटोगे तो फिर उतने ही नंबर आएंगे जो मेमोराइजिंग हिस्से से आते हैं। कंसेप्ट को स्टडी करना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि रिएक्शन क्यों नहीं होगी। ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन बेटा, फ्लोरीन, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये वाली, इसको तोड़ने में जो लगेगी एनर्जी वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी वेरी लो, बहुत 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 कम होती है। ठीक है, और साथ में इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है ना वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। यानी कि इसको तोड़ना तो बड़ा आसान है और तोड़ने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो बहुत 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 लार्ज अमाउंट में होती है। कहते सर तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। देखिए, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करेंगे, पहली बात आपको सनलाइट की हेल्प से इसे तोड़ना पड़ेगा ना, और जैसे ही टूटेगा एक्सट्रीम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, खूब सारी एनर्जी बाहर आएगी। तो क्या होगा बेटा जी, मीथेन के जो H है वो भी अलग अलग जगह से डिसोसिएट हो जाएंगे, तो होल रिएक्शन विल बी स्पॉइल्ड। ध्यान रखेंगे, F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो है और ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिससे हमारा जो रिएक्टेंट है या अगर कोई प्रोडक्ट गलती से बन भी गया है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो सीधी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर फिर क्या? तो भाई वही जवाब, प्रॉब्लम को पकड़ो, प्रॉब्लम ढूंढो क्या है। क्या प्रॉब्लम ये है? नहीं। क्या प्रॉब्लम मीथेन में है? नहीं। प्रॉब्लम किसमें है? फ्लोरीन में है। तो क्यों ना ऐसा मेथड यूज कर ले जिसमें फ्लोरीन हो ही ना। और अगर मैं और अच्छे से बताऊं, फ्लोरीन में प्रॉब्लम नहीं है, फ्लोरीन के बिहेवियर में प्रॉब्लम है। और वो बिहेवियर क्या है बताइए? वो जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है वो है इसकी रिएक्टिविटी। F2 इज दैट मच रिएक्टिव, थोड़ी सी एनर्जी लेती है, एक्सट्रीम एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर देगा। तो इसकी रिएक्टिविटी हमारी प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, यहां देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने रोड पे ना कभी कभार खच्चर का एक झुंड जाते हुए देखा, घोड़े तो नहीं कहेंगे, जंगली खच्चर ही होते हैं, खच्चरों का एक झुंड देखा होगा आपने जाते हुए, और उनके ना एक पेयर ऑफ लेग्स एक तरफ से रस्सी बंधी होती है। क्या नोटिस किया आपने कभी भी? अब सोचो वो रस्सी क्यों बंधी, और अगर रस्सी बांधनी जरूरी है तो फिर दोनों तरफ से क्यों नहीं बंधी? भाई दो पैर इधर और दो इधर, दोनों पे रस्सी लगा दे अच्छे से, कैसे चल कैसे पाएगा? बहुत बढ़िया। तो एक पे क्यों लगी है? एक पे इसलिए लगी है बेटा कि चले मगर धीरे चले। अगर दोनों पे नहीं है तो दौड़ जाएगा, दोनों पे बांधी तो चल ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर एक पैर पे बांधी तो चलेगा मगर धीरे चलेगा। तो ये मान लो ये वही खच्चर है, अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो दौड़ जाएगा। आप क्या करें, इसके एक पैर पे रस्सी बांध दो। क्या मतलब है? थोड़ा कंट्रोल कर दो। अब यहां जो रस्सी होती है ना वो मरकरी की होती है या लेस रिएक्टिव कंपाउंड की, जो अमलगम, सिल्वर भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से खच्चर के एक पैर पे रस्सी बांधने की कोशिश करते हैं, और वो रस्सी अमलगम की फॉर्म में होती है। अमलगम क्या करता है बेटा, रिएक्टिव कंपाउंड का अमलगम हम बना लेना, वो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले तो CH3 मान लीजिए Cl बना लिया। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। तो सीधा खच्चर डालने की बजाय हम क्या करते हैं, इसका अमलगम बना दिए AgF। क्या होगा, AgCl और F अंदर, क्या बन गया बेटा जी, CH3F प्लस AgCl। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। प्रॉब्लम क्या थी, F2 तो कहीं आए, प्रॉब्लम सॉल्व हो। एक और रिएक्शन हो सकती है ऐसी, CH3Cl दो मॉलिक्यूल लिए, Hg2F2, मरकरी का अमलगम बेटा जी क्या बन जाएगा, 2CH3F प्लस Hg2Cl। तो हमने क्या किया बेटा, हमने फ्लोरीन को कंट्रोल कर दिया है बाय मेकिंग देयर अमलगम। अमलगम बना, अमलगम क्या कर देता है, डिक्रीज रिएक्टिविटी।
ठीक है जी। तो ये भी जो है बेटा, ये भी आपकी एक नेम रिएक्शन के अंदर आती है, जिसे हमने नाम दिया है स्वार्ट्ज रिएक्शन। द वर्ड इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये पूरा टॉपिक था आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन, जिसमें हमने क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, फ्लोरीनेशन सॉरी सिलेक्टिविटी रेशियो रूल पढ़ा। ये समझा कि आयोडोनेशन सीधा क्यों नहीं हो सकता है, फिंकलस्टीन से होगा, हैलाइड एक्सचेंज। ये समझा कि फ्लोरीनेशन सीधा क्यों नहीं हो सकता है, स्वार्ट रिएक्शन से होगा विद द हेल्प ऑफ अमलगम। तो दैट इज ऑल अबाउट योर हेलो एल्केन विद द हेल्प ऑफ एल्केन्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा एल्कीन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए यही टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट है, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करें।